हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। ये तीसरी वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ ये बीए फाइनल ईयर यानी कि थर्ड ईयर के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। इसके संग संग ट्वेल्थ क्लासेस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। ये टॉपिक हमारा शीत युद्ध के ऊपर है, यानी कि कोल्ड वॉर के ऊपर है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो 1929 की महा आर्थिक मंदी के बाद हुआ था, जिसका समय 1939 से 1945 का माना जाता है। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, ठीक है, के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। मैं दोबारा दोहराता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो टाइम था, यानी कि 1945 के बाद का जो टाइम था, उसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के बीच जो तनाव उत्पन्न हुए उसी को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने कंधे से कंधा मिलाकर धुरी देशों जैसे कि जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध संघर्ष किया था। ठीक है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि पहले अमेरिका, ब्रिटेन और रूस साथ थी। ठीक है। और ये किसके खिलाफ लड़ रहे थे? जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन युद्ध के बाद, यानी युद्ध समाप्त होते ही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फिनिश होते ही, ब्रिटेन तथा अमेरिका तथा दूसरी ओर सोवियत संघ, इनके बीच ना मतलब मतभेद उत्पन्न हो गए, मतलब कि आपसी तनाव वगैरह उत्पन्न हो गए। और बहुत ही जल्द इस मतभेद ने एक तनाव की भयंकर स्थिति को उत्पन्न कर दिया। कैसे? तो रूस के नेतृत्व में साम्यवादी और अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देश दो खेमों में बट गए, मतलब दो हिस्सों में अलग अलग समाजवादी और पूंजीवादी बट गए। ठीक है। समाजवादी के साथ थे रूस और अमेरिका के साथ पूंजीवादी। ठीक है। तो इन दोनों पक्षों में आपसी जो टकरार था आमने सामने कभी नहीं हुई, मतलब फेस टू फेस कभी टकराव नहीं हुआ, पर ये दोनों गुट इस प्रकार का वातावरण बनाते रहे कि युद्ध का खतरा सदा सामने दिखाई पड़ता था। मतलब ऐसा लगता था कि कभी भी इनके बीच में युद्ध हो सकता है। ठीक है। तो अब मैं आपको एक शीत युद्ध की डेफिनेशन बताता हूँ। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये अस्त्र शस्त्रों का युद्ध नहीं था। ठीक है। ये धमकियों का युद्ध था, यानी खाली वार्निंग तक ही ये सीमित था। इस युद्ध में कोई वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा गया, मतलब कोई रियल फाइट इसके बीच में नहीं हुई। यह केवल परोक्ष युद्ध था। परोक्ष मतलब पीछे से युद्ध होता था, शब्दों के द्वारा युद्ध वगैरह हुआ करता था। इस युद्ध में दोनों महाशक्तियों ने अपने वैचारिक मतभेद ही प्रमुख रखे, मतलब अपने विचारों को ही प्रमुख रखा। यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध था। कूटनीतिक युद्ध था जो महाशक्तियों के संकीर्ण स्वार्थ सिद्धियों के प्रयासों पर ही आधारित रहा। ठीक है। यानी इसकी और इजी डेफिनेशन बोले तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था। वाक मतलब मुंह से बोले जाने वाला युद्ध था, जो कागज के गोलों, ठीक है, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार के साधनों द्वारा लड़ा गया। इस युद्ध में ना तो गोली चली और ना ही कोई इसके अंदर क्या हुआ, घायल हुआ था। इसमें दोनों महाशक्तियों ने अपना सर्वस्व कायम रखने के लिए विश्व के अधिकांश हिस्सों में परोक्ष युद्ध लड़े, यानी पीछे युद्ध लड़े। युद्ध को शस्त्र युद्ध में बदलने से रोकने के कई उपाय निकाले गए ताकि शस्त्रों का युद्ध ना हो, अदरवाइज थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। ठीक है। तो इस युद्ध का उद्देश्य अपने अपने गुटों में मित्र राष्ट्रों को मतलब शामिल करके अपनी स्थिति मजबूत करना था। मतलब जो पूंजीवादी टाइप हैं वो एक तरफ, जो समाजवादी हैं वो एक तरफ, और अपने आप को मजबूत बना लें ताकि भविष्य में प्रत्येक अपने अपने विरोधी गुटों की चालों को आसानी से काट सकें। ठीक है। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य पैदा हुआ अविश्वास और शंका की अंतिम परिणति थी, मतलब एक लास्ट फाइनल इन दोनों के बीच में एक वॉर का रूप था। ठीक है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच एक वाक युद्ध था जो कूटनीतिक उपायों पर आधारित था, यानी कि राजनीतिक उपायों पर आधारित था। यह दोनों महाशक्तियों के मध्य सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उत्पन्न तनाव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति थी। ठीक है। यह वैचारिक युद्ध होने के कारण वास्तविक युद्ध से भी भयानक था, क्योंकि वास्तविक युद्ध का फल पता लग सकता है, लेकिन जो वैचारिक युद्ध है उसका फल पता चलने में बहुत ही दिक्कत होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें लेते हैं, शीत युद्ध की उत्पत्ति, यानी कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। तो शीत युद्ध के लक्षण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही प्रकट होने लग गए थे, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही पता लग गया था कि हाँ भाई एक टाइम आने वाला है कि शीत युद्ध होगा। ठीक है। दोनों महाशक्तियाँ अपने अपने संकीर्ण स्वार्थों को ही ध्यान में रखकर युद्ध लड़ रही थी, मतलब अपने अपने फायदों को देखकर ही वो युद्ध लड़ती थी और परस्पर सहयोग की भावना का दिखावा कर रही थी। मतलब ऐसे दिखाती थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। जो सहयोग की भावना युद्ध के दौरान दिखाई दे रही थी वह युद्ध के बाद समाप्त होने लगी थी। मतलब पहले तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ थे, जैसे कि मैंने पहले बताया, बट बाद में धीरे धीरे इनके बीच में कुछ तनाव, कुछ धोखे, ऐसे कुछ चीज़ें उत्पन्न होने लग गई और शीत युद्ध के लक्षण स्पष्ट तौर पर उभरने लग गए थे।
दोनों गुटों में ही एक दूसरों की शिकायत करने की भावना मतलब पनपती गई। दोनों एक दूसरे की कंप्लेंट पीठ पीछे करते रहते थे। इन शिकायतों के कुछ आधार थे। ये पारस्परिक मतभेद ही शीत युद्ध के प्रमुख कारण थे, और मैं आपको अब पॉइंट वाइज के कारण बताता हूँ, बाद में इसका उल्लेख करूँगा मैं। नंबर 1 है पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा का प्रसार। मैं आपको कारण बता रहा हूँ शीत युद्ध के, और पहला पॉइंट मैंने बताया है पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा का प्रसार। नंबर 1 पॉइंट था ये। नंबर 2, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौता का पालन ना किया जाना। ठीक है, नंबर 2 था ये। नंबर 3, सोवियत संघ और अमेरिका के वैचारिक मतभेद, ये नंबर 3 था। 4th, सोवियत संघ का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना जो अमेरिका को पसंद नहीं था। ठीक है। नंबर 5th, ईरान में सोवियत हस्तक्षेप। नंबर 6th, टर्की में सोवियत हस्तक्षेप। नंबर 7, यूनान में साम्यवादी प्रसार। नंबर 8, द्वितीय मोर्चे संबंधी विवाद। नंबर 9, तुष्टीकरण की नीति। नंबर 10, सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते की उपेक्षा। नंबर 11, अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। नंबर 12, परस्पर विरोधी प्रचार। नंबर 13, लैंड लीज समझौते का समापन। नेक्स्ट, फाजीवादी ताकतों को अमेरिकी सहयोग। नेक्स्ट, बर्लिन का विवाद, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट, सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार यूज़ करना। ठीक है, तो एक लास्ट पॉइंट और भी है, संकीर्ण राष्ट्रवाद पर आधारित संकीर्ण राष्ट्रीय हित, यानी सब अपने अपने ही देश के बारे में सोच रहे थे, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो ये सारे पॉइंट्स थे मतलब जिनकी वजह से शीत युद्ध हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूँ शीत युद्ध का विकास यानी कि डेवलपमेंट, कहाँ से ये बिल्कुल आरंभ हुआ था, मतलब इसका बिल्कुल बेसिक पॉइंट, और इसके हम एंड पॉइंट तक जाएंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। शीत युद्ध का विकास धीरे धीरे हुआ। ठीक है, इसके लक्षण 1970 में ही दिखने लग गए थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मतलब एक स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आए। इसको बढ़ावा देने में दोनों शक्तियों के बीच परस्पर भय और अविश्वास की भावना ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दोनों महाशक्तियों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध चली गई चालों ने इस शीत युद्ध को सबल आधार प्रदान किया। मतलब एक दूसरे के विरुद्ध ये चालें चलते थे, और अंत में दोनों महाशक्तियां खुलकर एक दूसरे की आलोचना करने लग गए। पहले तो साथ थे, फिर एक दूसरे की बुराई करने लग गए, और पूरा विश्व एक प्रकार से भय व अशांति के वातावरण में रह गया। इसके बढ़ावा देने में दोनों महाशक्तियां बराबर की भागीदारी रही। हम ये नहीं कह सकते कि मतलब ज़्यादा मिस्टेक किसकी थी, सोवियत संघ की थी कि अमेरिका की थी, दोनों ही इसमें भागीदारी रही। इसके विकास क्रम को हम 4 तरीक़ों से जान सकते हैं। मतलब इसकी 4 पैटर्न्स हैं, 4 चरण हैं इसके, जिसमें हम जान सकते हैं कि मतलब इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। तो पहले तो मैं चारों चरणों के नाम बताऊंगा, ओके, फिर इन चारों चरणों को मैं उल्लेख करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको एग्जाम्स के में लिखना ही लिखना है जब शीत युद्ध का आप क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि इसमें नया शीत युद्ध, देतान शीत युद्ध भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो पहला चरण है इसका, शीत युद्ध के विकास का प्रथम चरण है 1946 से लेकर 1953 तक। ओके, इसका दूसरा चरण है 1953 से लेकर 1963 तक। तीसरा चरण है 1963 से लेकर 1979 तक, यानी कि 1979 तक। ठीक है, नेक्स्ट चरण है यानी कि 4th चरण, जिसको हम अंतिम काल भी कहते हैं, यह था 1980 से लेकर 1989 तक, यानी कि 89 तक। ठीक है, 1980 से 1989 तक, इसको नया शीत युद्ध भी हम कहते हैं। तो मैंने आपको 4 चरण बताए हैं। तो अब मैं पहला चरण आपको पूरी तरीके से बताता हूँ। तो पहला चरण आपको डेट पता ही है कब से थी, 1946 से लेकर 1953 तक। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट बता रहा हूँ मैं। पहले चरण का पहला पॉइंट है 1946 में चर्चिल ने सोवियत संघ के साम्यवाद की आलोचना करी। ठीक है, उसने अमेरिका के फुल्टन नामक स्थान पर आंग्ल अमेरिकी गठबंधन को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। ठीक है, इसमें सोवियत संघ विरोधी भावना स्पष्ट तौर पर उभरकर सामने आई। अमेरिकन सीनेट ने भी सोवियत संघ की विदेशी नीति की बुराई करी। इससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट अब मैं बताने जा रहा हूँ पहले चरण का। मार्च 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत आया। ठीक है, मार्च 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत द्वारा साम्यवादी प्रसार पर मतलब एक प्रकार से रोक लगाई गई, यानी कि सोवियत जैसे देशों पर रोक लगाई गई। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व के किसी भी भाग में अमेरिका हस्तक्षेप को उचित ठहराया गया, यानी कि अमेरिका जो करेगी वो ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ मैं।
सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी करके शीत युद्ध को और अधिक भड़का दिया। अमेरिका ने इसका सख्त विरोध करके उसके इरादों को नाकाम कर दिया और वह भी वहां अपने सैनिक वर्चस्व बढ़ाने की तैयारी में जुट गया और इस कंपटीशन से शीत युद्ध का माहौल और ज़्यादा विकसित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी का पहले चरण का है। जर्मनी के विभाजन ने भी दोनों महाशक्तियों में विरोध की प्रवृत्ति को जन्म दिया। जर्मनी का बंटवारा इसलिए हुआ था कि दोनों शक्तियां अपने अपने क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा सकें। ठीक है, लेकिन अमेरिका की मार्शल योजना तथा सोवियत संघ की कॉमिकान योजना ने यूरोप के सोवियत संघ तथा अमेरिका के मध्य शीत युद्ध को बढ़ावा बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दिया। ओके, इसका नेक्स्ट पॉइंट है पहले चरण का। 1949 में अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों के सहयोग से नाटो बनाया। आपको पता ही होगा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए किसी भी बाहरी खतरे से कारगर ढंग से निपटना था। इस संधि में सोवियत संघ को सीधी चेतावनी दे दी कि यदि उसने किसी भी संधि में शामिल देश यानी नाटो के अंदर जितने भी देश शामिल हैं उनमें से अगर किसी पर भी आक्रमण करने की कोशिश करी तो उसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा भयंकर होंगे। इससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मतभेद और ज़्यादा गहरे होने लग गए। ठीक है, अब मैं पहले चरण का लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपको। 1950 में कोरिया संकट ने भी अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध में वृद्धि की। कोरिया संकट, इस युद्ध में उत्तरी कोरिया को सोवियत संघ तथा दक्षिणी कोरिया को अमेरिका, यानी कि उत्तरी कोरिया जो था उसके साथ सोवियत संघ था और जो दक्षिणी कोरिया था यानी कि साउथ कोरिया था उसके साथ अमेरिका था तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन व सहयोग प्राप्त था। दोनों महाशक्तियों ने परस्पर विरोधी व्यवहार का प्रदर्शन करके शीत युद्ध के वातावरण में और अधिक गर्मी पैदा कर दी। कोरिया युद्ध तो सॉल्व हो गया लेकिन इन दोनों के बीच एक प्रकार का तनाव और स्थिरता उत्पन्न हो गई जिसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। ओके, तो मैंने आपको पहले चरण के पॉइंट्स बताए हैं। अब मैं दूसरे चरण पे जाता हूं जिसका टाइम पीरियड क्या था जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, 1953 से लेकर 1963 तक। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। दूसरे चरण का पहला पॉइंट बोलने जा रहा हूँ मैं। 1953 में सोवियत संघ ने प्रथम आणविक परीक्षण किया। इससे अमेरिका के मन में सोवियत संघ के इरादों के प्रति शक पैदा हो गया। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है 1953 में चर्चिल ने अमेरिका से कहा कि दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए नाटो जैसे संघ का निर्माण किया जाए। उसके सुझाव को मानकर अमेरिका ने कंबोडिया, वियतनाम और लाओस में साम्यवादी प्रसार रोकने के उद्देश्य से 8 सितंबर 1954 को सीटों का निर्माण किया था। ठीक है, वारसा संगठन के निर्माण का उद्देश्य पूंजीवादी ताकतों के आक्रमणों को रोकना था और वैसे ही सीटों का तो क्या था कि मतलब साम्यवादी प्रसार को रोकना। ठीक है, एक प्रकार पूंजीवादी प्रसार को रोकने के लिए और एक तरफ समाजवादी प्रसार को रोकने के लिए। इस तरह परस्पर विरोधी गुटों की स्थापना द्वारा शीत युद्ध को और अधिक भड़काया गया था। ठीक है, तो मैं सेकंड चरण का अब नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ के हस्तक्षेप ने भी शीत युद्ध को और अधिक भड़का दिया था। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसी चरण का। 1956 में ही स्वेज नहर संकट ने दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव में वृद्धि की। सोवियत संघ ने इस संकट में मिस्र का साथ दिया और स्वेज नहर संकट का तो समाधान हो गया लेकिन इन दोनों महाशक्तियों में तनाव वैसे का वैसे ही बना रह गया। ठीक है, अब इसी का मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ दूसरे चरण का। शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति हावर ने सोवियत संघ की यात्रा करने का निर्णय किया। उन्होंने सोचा कि यार कुछ कम करा जाए इस प्रॉब्लम को, कोल्ड वॉर को, तो मैं सोवियत संघ जाऊंगा ताकि हम मित्रता कर सके। लेकिन यात्रा से एक दिन पहले ही यानी कि 1 मई 1960 को अमेरिका का एक जासूसी विमान था जिसका नाम था U-2 सोवियत सीमा में जासूसी करते हुए पकड़ा गया। यानी सोवियत संघ के जो बॉर्डर्स थे वहाँ पर ही जासूसी कर रहा था। अमेरिका का विमान था एक। विमान चालक ने यह स्वीकार कर लिया कि उसे सोवियत संघ में सैनिक ठिकानों की जासूसी करने के लिए भेजा गया है। इसे सोवियत संघ ने बहुत ही गंभीरता से लिया और अमेरिका से अपनी गलती स्वीकार करने को कहा। लेकिन अमेरिका ने अपनी गलती न मानकर शीत युद्ध को और अधिक बढ़ावा दे दिया। तो ये इसके 2 चरण हो गए। ठीक है, अब मैं इसके मैं 2 पॉइंट्स और बताना चाहूँगा सेकंड चरण के ही, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट चरण है कि अगस्त 1961 में बर्लिन शहर में सोवियत संघ ने पश्चिमी शक्तियों के क्षेत्र को अलग करने के लिए दीवार बनानी शुरू कर दी। इसको बर्लिन वॉल के नाम से जाना जाता है।
इसका अमेरिका ने कड़ा विरोध किया था। ठीक है, दोनों ने अपनी अपनी सेनाएं युद्ध के लिए इकट्ठी कर ली, लेकिन बड़ी मुश्किल से शीत युद्ध गर्म युद्ध में परिवर्तित होते होते रह गया, लेकिन दोनों के बीच तनाव बरकरार रहा। ठीक, अब इसका लास्ट पॉइंट है सेकंड चरण का। 1962 में क्यूबा में सोवियत संघ ने अपने सैनिक अड्डे की स्थापना कर दी, जिसको आप क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से भी जानते हैं। इसका अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कड़ा विरोध किया। इस अड्डे की स्थापना को सीधे तौर पर अमेरिका को कमज़ोर करने वाली कार्यवाही कहा जा सकता है। अमेरिका ने क्यूबा की नाकेबंदी की घोषणा कर दी, मतलब क्यूबा को पूरी तरीके से नाकाबंद कर दिया ताकि इसके अंदर कोई इंटर ना करे। और उस समय क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो, ताकि क्यूबा में सोवियत सैनिक सहायता ना पहुंचा सके। विवाद को ज़्यादा बढ़ते देखकर सोवियत संघ ने अपने कदम पीछे हटा लिए और अमेरिका ने भी अपने कदम पीछे हटा लिए, यानी दोनों ही देशों ने अपने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और भयंकर विवाद को सुलझा दिया गया। लेकिन दोनों महाशक्तियों के मन का मैल साफ बिल्कुल भी नहीं हुआ और शीत युद्ध का वातावरण पहले का पहला ही, मतलब जैसे था वैसे का वैसा ही रहा। ठीक है, तो इसके 2 चरण हो गए। अब हम तीसरे चरण की बात करते हैं। थर्ड चरण है आपका 1963 से लेकर 1979 तक, यानी 1963 से लेकर 1979 तक। मैं डेट्स पहले ही बता चुका हूँ, स्टार्ट करता हूँ मैं। इसका एक ही पॉइंट है ओनली कि 1962 में क्यूबा संकट के बाद शीत युद्ध के वातावरण में कुछ नरमी आई और दोनों गुटों के मध्य व्याप्त, मतलब पैदा हुए तनाव की भावना मित्रता की भावना में बदलने की ओर जाने लगी। इससे दोनों देशों के मध्य मधुर संबंधों की शुरुआत होने के लक्षण दिखने लगे और इसी नरमी या तनाव में कमी को हम दितांत कहते हैं। इसको हम दितांत सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि शीत युद्ध के समय में एक ऐसा मतलब काल आया जिसको हम दितांत काल के नाम से जानते हैं। और इसको दितांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय दोनों के ही बीच में जो तनाव की स्थिति वो बहुत ही कम होने लग गई थी और मित्रता बढ़नी चालू होने लग गई थी। दितांत ने शीत युद्ध से उत्पन्न पुराने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिदृश्य बदलने लगा और विश्व में शांतिपूर्ण वातावरण का जन्म हुआ। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में भी वृद्धि हुई और परमाणु युद्ध के आतंक से भी छुटकारा मिला। तो ये तीसरा चरण था जो एक प्रकार की खुशखबरी लेकर आया था दोनों देशों के बीच में कि मतलब अब हम मित्रता के लिए अग्रसर हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं लास्ट टॉपिक बता रहा हूँ इसका, जो इसका अंतिम चरण है, यानी कि चौथा चरण है। इसका टाइम पीरियड है 1979 से लेकर 1989 तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ चरण है, इसका लास्ट चरण है 1970 के दशक का दितांत। ठीक है, यानी लास्ट का दितांत जो था, अफगानिस्तान संकट के जन्म लेते ही नए प्रकार के शीत युद्ध में बदल गया। इस संकट को दितांत की अंतिम शिव यात्रा कहते हैं, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि दितांत पैदा हुआ था लेकिन मर गया, यानी कि शांति पैदा तो हुई थी लेकिन वो मर गई। ठीक है, इससे दितांत की समाप्ति हो गई और दोनों शक्तियों में लगभग 1 दशक तक रहने वाला तनाव शैथिल्य के दिन लग गए और पुराने तनाव फिर से बढ़ने लग गए। यानी दोनों देशों के बीच में जो शांति उत्पन्न हुई थी वो फिर से खत्म हो गई और जो पुराने जो मसले थे, इनके जो पुराने तनाव थे वो फिर से पैदा होने चालू हो गए। तो इसकी उत्पत्ति के प्रमुख कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट है इसका, फोर्थ चरण का पहला पॉइंट, कि सोवियत संघ ने अपनी शक्ति में वृद्धि करनी चालू कर दी थी, जिससे अमेरिका के खिलाफ वो होने लग गया और अमेरिका को इससे यह लगा कि सोवियत संघ मेरे से ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। दूसरा पॉइंट है, रीगन ने राष्ट्रपति बनते ही, रीगन मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, रीगन ने राष्ट्रपति बनते ही शस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया और मित्र राष्ट्रों का शस्त्रीकरण करने पर बल दिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, अमेरिका तथा सोवियत संघ में अंतरिक्ष अनुसंधान की होड़ लग गई। इसका मतलब ये कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बनाना या न्यूक्लियर जितने भी वेपन्स वगैरह होते हैं उनको इकट्ठा करना, इस प्रकार की एक प्रकार से होड़ चालू हो गई। ठीक, एक यह भी रीज़न था कि दोबारा से इनके बीच में शीत युद्ध चालू होने लग गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया, इससे शीत युद्ध में वृद्धि हुई। यानी कि अफगानिस्तान में यूएसएसआर ने हस्तक्षेप किया, इससे कोल्ड वॉर में और ज़्यादा वृद्धि हुई। अमेरिका और सोवियत संघ में पारस्परिक कंपटीशन अब चालू हो गया, जो युद्ध खत्म हो गया था दोबारा चालू होने लग गया। सोवियत संघ ने दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, 23 मार्च 1983 को अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने स्टार वॉर्स परियोजना चालू करी, यानी कि अंतरिक्ष युद्ध को मंजूरी दे दी और इससे नए अस्त्र शस्त्रों की होड़ होनी चालू हो गई।
नेक्स्ट पॉइंट, हिंद महासागर में सोवियत संघ ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। नेक्स्ट पॉइंट, सोवियत संघ ने खाड़ी क्षेत्र तथा पश्चिमी एशिया में भी अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास किया। यानी कि आप सारे पॉइंट्सों से ये नज़र लगा सकते हैं कि सोवियत संघ अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगी हुई थी जबकि शीत युद्ध चल रहा था, और इससे अमेरिका को यह लग रहा था कि कहीं वो अपनी शक्ति इतनी ज़्यादा ना बढ़ा ले कि वह मेरे पे अटैक कर दे या मेरे को अपनी आंखें दिखाए। नेक्स्ट पॉइंट है इसी चरण का कि सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी ब्रिगेड तैनात कर दी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है निकारागुआ में अमेरिका ने अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया। और एक पॉइंट ये भी हम कह सकते हैं कि जो सोवियत संघ था वो बार बार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था, अपनी वीटो पावर्स का दुरुपयोग कर रहा था, जो अमेरिका को कहीं से ही पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि इसमें गलती सिर्फ सोवियत संघ की नहीं थी, गलती दोनों ही प्रकार के देशों की इसके अंदर थी, साम्यवादी की भी और पूंजीवादी की। तो ये मैंने चारों चरण आपको बताए हैं। तो इन सभी कारणों से नए शीत युद्ध का जन्म हुआ और देतांत का अंत हो गया। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नई खटास पैदा हुई। अमेरिका ने खाड़ी सिद्धांत के द्वारा विश्व शांति के लिए खतरा पैदा कर दिया। इस नए शीत युद्ध ने विश्व को थर्ड वर्ल्ड वॉर की कसौटी पे लाके खड़ा कर दिया। इससे देतांत की हानि हुई और निशस्त्रीकरण को गहरा धक्का लगा। इसके तनाव के केंद्र कौन कौन से रहे? अफगानिस्तान, कमचूरिया, निकारागुआ। ठीक है, यह युद्ध विचारधारा विरोधी ना होकर सोवियत संघ विरोधी बन गया। इसके अभिकर्ता अमेरिका और सोवियत संघ ना होकर ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी बनने लग गए थे। इस युद्ध में संपूर्ण विश्व का वातावरण दूषित होने लग गया था और इसने बहुध्रुवीकरण को जन्म दिया और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी नई चुनौतियों को पेश करा। तो ये मैंने चारों चरण आपको बताए पॉइंट्स के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th के लिए भी और बीए फाइनल ईयर के लिए भी। बीए फाइनल ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। मतलब जब ये कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड चल रहा था, इतने सालों तक चला, तो इसका जो पूरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स थी उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ओके, तो शीत युद्ध ने 1946 से 1989 तक अलग अलग चरणों में गुजरकर विश्व राजनीति को प्रभावित किया। इसने अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य तनाव पैदा करने के साथ साथ अन्य प्रभाव भी डाले। तो मैं प्रभाव बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है ये, इससे विश्व का दो गुटों यानी कि सोवियत गुट तथा अमेरिकन गुट में विभाजन हो गया। विश्व की प्रत्येक समस्या को गुटीय स्वार्थों पर ही परखा गया। सेकंड पॉइंट, इससे यूरोप का विभाजन हो गया। थर्ड पॉइंट, इसने विश्व में आतंक और भय में वृद्धि की। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की भावना का जन्म हुआ। गर्म युद्ध का वातावरण हो गया। शीत युद्ध कभी भी वास्तविक युद्ध में बदल सकता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इससे आणविक युद्ध की संभावना में वृद्धि हुई और परमाणु शस्त्रों के विनाश के बारे में सोचा जाने लगा। इस संभावना ने विश्व में परमाणु शस्त्रों की होड़ को बढ़ा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें नाटो, सीटो, सेंटो तथा वारसा पैक्ट जैसे सैनिक संगठनों का जन्म हुआ, जिससे निशस्त्रीकरण के प्रयासों को गहरा धक्का लगा और इससे निरंतर तनाव की स्थिति बनी रही। निशस्त्रीकरण मतलब शस्त्रों को रोकने की एक प्रवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इससे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि जो यूएनओ है, जो कि विश्व संसद है, इसकी भूमिका बहुत ही कम हो गई। अब अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों महाशक्तियों के निर्णयों पर ही निर्भर हो गया। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो उनको अमेरिका का या सोवियत संघ का मुंह देखना पड़ता था। यूएनओ समस्याओं के समाधान का मंच ना होकर अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का अखाड़ा बनकर मतलब रह गया। जो सॉल्यूशन करता था अब वही प्रॉब्लम में फंसने लग गया था, जिसमें दोनों महाशक्तियों अपने अपने दांव चलने लग गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला और विश्व शांति के लिए भयंकर खतरा उत्पन्न हो गया। दोनों महाशक्तियां अपनी अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाने लगी, जिससे वहां का आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसने सुरक्षा परिषद आपको पता है ना, यूएनओ का मेन पार्ट है, इसने यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल, इसने सुरक्षा परिषद को बिल्कुल ही अपंग बना दिया। जिस सुरक्षा परिषद के ऊपर विश्व शांति का भार था, वह अब दो महाशक्तियों के संघर्ष का अखाड़ा बन के रह गया। परस्पर विरोधी व्यवहार के कारण अपनी वीटो शक्ति का उन्होंने बार बार प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे जन कल्याण की योजनाओं को गहरा आघात पहुंचा। दोनों महाशक्तियां शक्ति की राजनीति में विश्वास रखने के कारण तीसरी दुनिया के देशों में व्याप्त समस्याओं के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाती रही। तीसरी दुनिया मतलब जो ना तो समाजवादी के साथ थे और ना ही पूंजीवादी के साथ थे, ये वह दुनिया हो गई। ठीक है, जिसको हम गुटनिरपेक्ष दुनिया भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
इसने शक्ति संतुलन के स्थान पर आतंक के संतुलन को जन्म दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सबल आधार प्रदान किया। मतलब कि अगर यह दोनों दल ना बने होते, यानी कि अगर अमेरिका और सोवियत संघ सामने सामने ना खड़े होते, तो शायद कभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ना होता। तो इसने उसको जन्म भी दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में नव उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व राजनीति में परोक्ष युद्धों की भरमार हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रचार तथा कूटनीति के महत्व को समझा जाने लगा। मतलब अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो थी वो कूटनीतियों को समझने लग गई थी। तो इस तरह कहा जा सकता है कि शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाले। इसने समस्त विश्व को दो गुटों में बांट दिया। ठीक है, इसने शक्ति संतुलन के साथ साथ आतंक का संतुलन कायम कर दिया, लेकिन नकारात्मक प्रभावों के साथ साथ इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े। इससे तकनीकी और प्राविधिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ी। इससे यथार्थवादी राजनीति का आविर्भाव हुआ। यथार्थवादी राजनीति मतलब रियलिज्म पॉलिटिक्स। ठीक है, और विश्व राजनीति में नए राज्यों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण जाने लगा। ठीक है, जो ये यथार्थवादी टॉपिक है इसकी मैं अलग से वीडियो डालूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से 1946 से लेकर 1989 तक का जो दौर था ये वर्ल्ड वॉर का रहा, जिसमें कभी तो वर्ल्ड वॉर बहुत ज़्यादा फैला, कभी ये बिल्कुल शिथिल्य हो गया, यानी कि रुक गया, देतांत के समय रुक गया था, फिर एकदम से दोबारा अफगानिस्तान संकट के समय दोबारा से उभर गया। तो इस प्रकार 1989 तक यह पूरी तरीके से चला। फिर 1989 के बाद बर्लिन की वॉल का पतन हुआ। ठीक है, और 1991 में सोवियत संघ ने अपने आप को विघटन कर लिया 3 देशों में, रूस, बेलारूस और रशिया। ठीक है, और इस प्रकार से ही पूरे विश्व में जो इन दो महाशक्तियों के बीच में आगे बढ़ने की होड़ थी उस पर रुकावट हुई, और अंत में अमेरिका को विश्व की महाशक्ति के नाम से घोषित कर दिया गया, और पूरे विश्व में अमेरिका के वर्चस्व को सबसे ऊपर माना जाने लग गया, जिससे अमेरिका जो था वो पूरे वर्ल्ड में एक प्रकार से अपनी महाशक्तियों के लिए जाना जाने लगा, और सोवियत संघ ने जो एक प्रकार से आगे बढ़ने की अपनी होड़ थी उस पर पूरी तरीके से रोक लगा ली। रिकॉर्डिंग निकाली